आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ, तो देखिए ये जी लाइन बन गई। अब अगर इस आगे वाली पॉइंट जो यहाँ पे एक आपको क्लोज का बटन नज़र आ रहा है, उसको अगर मैं आगे खींचूंगा, ठीक है, ज़ोर से, तो ये बढ़ेगी। दोबारा देखिए, अगर मैं इसे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से भी बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट हम मुंतखब करें यहाँ, ठीक है, और इसी को हम ट्रेस करें यहाँ से, तो अगर कोई लाइन बनती है या कर्व बनती है तो उस पॉइंट का असल में एक ट्रेस्ड पाथ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इसको जब हम ट्रेस करते हैं तो उसका ये पाथ बनता है। तो जो ये हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं, तो असल में ये इक्वेशंस हम फाइंड उस कलेक्शन का करते हैं। कौन सा कलेक्शन? देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट बना दूँ। आप ये कहते हैं कि सर बस यही ज़रूरत है क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की कहीं कहीं यही नज़र आता है। सॉरी, 1 मिनट। तो देखिए, इसको थोड़ा ऑफ कर लेते हैं इंटरनेट को। यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस। ओके, जी, ठीक है बेटा। तो अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पुट करता हूँ, x1, x2, x3, x4, x5, तो बात हो रही थी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो ये कार्टेशियन प्लान होता है, ये बहुत ही जो है ना काम की चीज़ है। और यहाँ पे मैं पॉइंट्स जो है वो पुट कर रहा हूँ y1, y2, y3, y4 टू सो ऑन, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे असल में ये अगर हम इनकी क्रॉसिंग पॉइंट्स लें तो हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो बेसिकली ये एक लाइन होती है या कोई कर्व होती है, तो वो इस तरह की पॉइंट्स का एक बहुत सारा मजमुआ होता है। तो एक लाइन क्या होती है, वो एक सेट होती है जो पी ऑफ एक्स का कामा वाई जो पॉइंट्स होती हैं उनका। कर्व भी क्या होती है, कर्व एक पॉइंट्स का सेट होती है जो कि ट्रेस्ड बाय एक पॉइंट होता है। यानी एक पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और उसी को पकड़ के इस तरह से खींचते हैं तो इस तरह से कोई चीज़ बन जाती है। तो असल में उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो हैं वो पॉइंट्स लाए कर रही हैं, सारी की सारी इस लाइन में या कर्व में। तो असल में ये एक सेट होता है, और ये जो एक इक्वेशन होती है इसका, यानी कि कर्व की, वो उसका पाथ डिफाइन करती है, उसका रिलेशन डिफाइन करती है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो देखते हैं कि क्या हैं और क्या नहीं हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, साथ रहिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम जो हैं वो एक बना रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक 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 ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ बना रहे हैं। फर्ज करें कि हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इनका हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। y क्या मिलेगा जब x की वैल्यू क्या है, ठीक है। जब x हम पुट करते हैं 0 तो y भी मिलेगा हमें 0।
जब x में पुट करता हूँ +-1 तो यहाँ पे मिलेगा 1। जब मैं पुट करता हूँ +-2 तो +-2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिलेगा। +-3 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो अगर मैं पॉइंट्स बनाऊंगा ये हो गए जी 1 2 3 4, हो गया -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो अब देखें 1, 1 यहाँ पे आ गया, पहले तो 0, 0, ये -1, 1, ये 2, 4 होगा और ये -2, 4 होगा। ठीक है। तो यानी जो कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी और इस कर्व में y क्या है, यहाँ पे x² है। इसके कुछ आपको फॉर्मेट्स बताता हूँ मैं। देखें, अब अगर फर्ज कर लें हमें एक इक्वेशन मिली हुई है x² ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब उसमें बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो 0 हो जाती हैं। हमें सिर्फ मिल रहा है ax² = 0। तो x² = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, 0। ओके, यानी कि इसका जो सेट हो जाएगा हम सॉल्व करेंगे वो 0 और 0 होगा, उसके इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्सिस पे ये यहाँ पे जो इसके साथ एक टेंजेंट बन रहा है ये वो 0 है, x का पार्ट 0 है। ठीक। तो हम एक्चुअली इक्वेशंस ग्राफिकली भी फाइंड करते हैं, एनालिटिकली भी फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम इक्वेशंस सीखेंगे कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम फर्स्ट ईयर की जानिब जब सोचेंगे कि हमने ये इक्वेशंस क्या सॉल्यूशन लिया था वो किस तरह का था। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर यहाँ पे मैं इस तरह की ही फॉर्मेट बनाता हूँ, ये है, तो देखिए यहाँ इसको दो जो हैं वो रियल सॉल्यूशंस होंगे। एक पॉइंट ये है और ये Q पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे 2 पॉइंटें हैं तो इसके 2 रियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक। इसी तरह से हम जो हैं वो यहाँ तो हम ग्राफिकली सीख रहे हैं, बाकी इसका मकसद क्या होता है, मकसद बहुत ही होता है बेटा वो आपको इस वजह से जो है वो ये शो करवा रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, अब अगर हम एक ग्राफ जो है वो देखते हैं कि यही हम बनाते हैं y = x² + 2। ठीक है, x² + 2 है, याद रखिएगा। तो बेटा अब देखें, जब मैं x में जब मैं पुट करता हूँ 0 तो y की वैल्यू आएगी 2। मैं अगर यहाँ पे +-1 पुट करूँगा तो मुझे आ जाएगा 3। अगर मैं +-2 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 5। +-3 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, 11। अब जो पहले वाला ग्राफ था उसी में ये चीज़ बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला। तो हमने जब पुट किया था इसमें, ये देखें हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था जब 0 तो 2 मिल रहा था, 1 तो 3 और फिर 5 और 11 मिल रहा था। ठीक है। तो 0 पे हमें क्या मिल रहा था बेटा, हमें 2 मिल रहा था। या जब हम 1 पुट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, 1 पे हमें 3 मिल रहा था, यानी प्लस या माइनस हम पुट कर रहे थे तो हमें ये मिल रहा था। और इसी तरह से अगर हम 2 पुट कर रहे थे तो हमें क्या जवाब मिल रहा था, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 6।
तो यहाँ पे 2 का हमें क्या मिल रहा था, जवाब 6 मिल रहा था। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन इस तरह की बनेगी। अब ये लाइन इतना ऊपर बनी और ये नीचे बनी, इस लाइन का जो इक्वेशन थी इसकी वो x² प्लस में क्या थी, 2 थी, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी इक्वेशन क्या थी, x², और यहाँ पे आ गया जी जस्ट x²। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ अगर हमें मिला हुआ हो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें तो x² हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा -2, और x हमें मिलेगा प्लस माइनस √-2। सो x इज इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस माइनस √2 और आयोटा। यानी कोई भी हमें रियल रूट मिला, कोई भी रियल नंबर मिला, नहीं मिला ना, इमेजिनरी मिला। तो अब देखें यहाँ पे, ये देखें, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये ब्लू वाला पोर्शन ये इस x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। ये रही x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, और दोनों रूट ±2 थे, तो यहाँ पे ही यानी कि वो दोनों इक्वल थे आयोटा में, इमेजिनरी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन जो है वो हो रहा है इस एक इक्वेशन का, ठीक है, और रियल लाइन पे नहीं शो हो रहा है। ये बात की बात है, हम इस पे भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे। मतलब की बात ये कि इक्वेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें बहुत इम्पोर्टेंस बेटा रोल प्ले करता है, और इक्वेशंस को हम इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि अच्छा, इनमें अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्मेट में देखें, यानी यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, और हम पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम जो है वो ज्योमेट्रिकली एक उनको देखते हैं कि उनका स्लोप क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकली हिसाब से। फर्ज करें बेटा ये एक x एक्सिस और y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसके में हम इनको एक्सिस कहते हैं और इनको हम y एक्सिस कहते हैं। यहाँ एक लाइन जो है वो मैं ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ एक मैंने लाइन ड्रा की हुई है जो यहाँ इस x एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रही है। अब फर्ज कर लें कि मैं इन पे P कोई भी 2 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे P और Q बना रहा हूँ। एक P पॉइंट है, इसका नाम मैं x1, ठीक है, x1 और y1 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक Q पॉइंट बनाता हूँ जिसका नाम मैं x2 और y2 लेता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन आगे मैं खींच जाता हूँ, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेट बन गया। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है ये x1 और यहाँ पे है ये x2, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल नीचे होगी तो ये भी वही थीटा एंगल होगी। जाहिर सी बात है, यहीं भी लेंगे तो उसका वो राइज तो एक जैसा चलेगा, स्लोप तो एक ही जैसा चलेगा। तो यहाँ जो ये पॉइंट बनेगी बेटा वो हो जाएगी x2, y1, और ये तो x2 y2 हो गई ऊपर वाली। तो इस यहाँ का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो हो जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि बेसिकली क्या होगा देखें, x2 माइनस, यहाँ भी नीचे भी x2 होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाए, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी ये बनेगा तो स्क्वायर रूट खत्म, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 होगा। इस तरह से ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब देखते हैं,
हमें तो जी ये था कि अगर हम इनका रेशो फाइंड कर रहे थे पहले, ये एम, तो वो क्या हमें मिला था, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वो किस तरह से हमने फाइंड किया था, हमने ये किया था कि जितना हम आगे बढ़ते हैं तो इस वजह से y में भी चेंजिंग आती है, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। तो y की जो चेंजिंग होगी वो भी डिपेंड करेगी x की चेंजिंग पे। तो हमने ये बनाया था कि डेल्टा y इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स था, यानी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू x2 माइनस x1 था। तो m2 की वैल्यू हमने रखी थी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हमें गिवन एंगल, अब इस एंगल का सारा कुछ यानी कि फॉर्मेट बनाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखें इसी चीज़ को अगर मैं देखूं तो ये इस एंगल का सामने वाला साइड है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये चीज़ क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया, ये बेस हो गया। तो हमें ये भी पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये वही चीज़ आ गई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली टेन थीटा क्या होता है, वो किसी स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। एक लाइन जो होती है उसके स्लोप के इक्वल होता है, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अकेली लाइन हो तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमें उस लाइन की एंगल चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक 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 ठीक। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस मिल जाए तो हम उनके लिए फॉर्मेट क्या बनाएं। फर्स्ट कर लेते हैं बेटा कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ये है जी और एक लाइन ये है जी। ठीक है बेटा, सेम हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इनका। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाते हैं इनके। एक और लाइन लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, सेम इसी तरह से जो है हम बनाते हैं इनके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यहाँ से बनाते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि इनका जो है वो स्लोप है। फर्ज कर लेते हैं कि इन दोनों का स्लोप अलग अलग है। इस जो L1 लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन L1 है हैज़ स्लोप m1, और ये जो L2 लाइन है हैज़ स्लोप m2। ठीक है जी, तो इसको स्लोप 1 है और उसको स्लोप 2 है। बस देखें दोनों पैरेलल लाइंस हैं। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एक एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो देखिए
ये बिल्कुल पैरेलल हैं, यानी जितना यहाँ से इसका राइज है उतना ही उसी पॉइंट से आगे इसी का भी राइज होगा। तो यानी कि इसकी एंगल भी क्या बनेगी बेटा, थीटा ही बनेगी। ठीक है, जब इन दोनों लाइनों में एंगल एक है, एक ही जैसी है, तो इनमें जितना राइज होगा वो भी एक जैसा आएगा जितने फासले पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसका स्लोप डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 और ये इसको नाम हम नहीं देते, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 10, इसके नाम चलो 1 और 2 रख लेते हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस थ्योरम भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगी और जो यहाँ पे एंगल बनेंगी वो एक जैसी ही होती हैं, ठीक है, एक जैसी ही होती है। इस वजह से अगर यहाँ ये और ये एक पैरेलल लाइन है तो इनके बिटवीन में जो ये और ये एंगल बनेंगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो थीटा 1 होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, थीटा 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर थीटा 1 जो होगा वो हमारा m1 होगा, यानी स्लोप 1 होगा, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। और हमारा जो थीटा 2 होगा तो टेन थीटा 2 जो हो जाएगा वो m2 हो जाएगा। बट हमें तो ये पता है कि जो थीटा 1 है वो इक्वल है थीटा 2 के। तो जो इक्वेशन नंबर जो ये 1 है, ठीक है, वो हमें ये मिलेगी कि थीटा 1 इज इक्वल टू m1। सो अगर इसमें हम पुट कर देते हैं थीटा 2 तो क्या हो जाएगी, m1 के इक्वल होगी। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 देगी। यहाँ पे थीटा 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, m2 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे m2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, m1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगेन मैं डिफाइन करता हूँ कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर में क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। आइए हम इसको थोड़ा सा ओपनली समझते हैं दोबारा। एक और यहाँ पे हम पेज लेते हैं और उसमें जो है वो ये सारी डिफाइन करता है। ओके, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है। देखिए ना कितना फ़ायदेमंद हो गया है हमारे लिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। 1 मिनट, क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है, यहाँ से इसको शो करवा रहे हैं। ओके, मैंने यही ही क्यों ली है उसका सबब भी आपको बताऊंगा। और सेम इसी तरह से एक लाइन है जो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट के लिए बेटा मैंने लिया है, यहाँ ओरिजिन पे मैं इसको 0 0 नहीं रखूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे 0 0 ही क्यों रखा है। तो कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे के आगे एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ये। ओके, अब देखें कि इनके दरमियान में ये एंगल बन रही है 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन L1 और जो ये लाइन L2 हैं, यानी L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ है हमारी कोई पॉइंट है P2 है, ठीक है, यहाँ पे कोई P1 है और यहाँ पे कोई
X3 है और यहाँ पे कोई P4 है। तो देखें यहाँ का जितना डिस्टेंस है ये P के दरमियान, इसका नाम हम इस तरह से देते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि ये कोई B है, यहाँ पे इसका जो राइज है वो B है, कहाँ से, C पॉइंट से लेकर, और यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो है -D। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B - C डिस्टेंस, ठीक है, जो यहाँ y एक्सिस का डिस्टेंस है, और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा C - B, और यहाँ जो एंगल बन रही है यहाँ भी हो जाएगा 90/2 यानी 45 हो जाएगी, θ/2 हो जाएगा, यहाँ भी θ/2 हो जाएगा। बाय द वे हम इनको डिफाइन नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम कोई जो पॉइंट देते हैं इसको हम नाम देते हैं x1 और y1 का, और इसी नाम में देता हूँ P ऑफ x2 y2 का, ये पॉइंट ये है, ठीक है, और इसे मैं नाम देता हूँ x3 और y3 का, ठीक है, और इसे मैं देता हूँ नाम x4 और y4 का। अब के समझने के लिए बात मैंने की है, ठीक है। अब पहले हम इनका जो है वो ये फॉर्मेट देखते हैं ये, तो इस यहाँ का जो स्लोप हो जाएगा बेसिकली वो क्या होगा, वो हो जाएगा P2, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा राइज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा रन, ठीक है। तो यहाँ पे P2 और यहाँ पे है P4, तो उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, P2 या P4 से लेकर P2 तक लिखे आप, ठीक है, ओवर P1 P2, इसको हम M1 का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे x2 और x4 जो हैं वो इक्वली होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जा रही है यहाँ से, जो y एक्सिस कंपोनेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये डिस्टेंस हो जाएगा, जो यहाँ था वो क्या था, वो था B - C, तो यहाँ लिखेंगे हम B - C ओवर, और इस डिस्टेंस का नाम हम कोई भी एक A नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं हम, A देते हैं, ये हो जाएगा A, ठीक। सेम इसी तरह से हम M2 लेते हैं, तो M2 क्या हो जाएगा, अब देखिए उसका जो यहाँ पे ये रन है वो ये राइज ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है और एंगल एक जैसे ही है, ठीक है, θ/2 और θ/2, ओके। तो यहाँ है क्या, सिर्फ माइनस हो गया, तो यहाँ पे θ-2 हो जाएगा, जो कि -θ/2 के इक्वल होगा। चलो इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। तो M2 जो हो जाएगा उसका यहाँ पे राइज हो जाएगा C - D, तो यहाँ हम लिख लेते हैं C - D, और जो रन होगा वो तो यहीं से ही जा रहा है, देखिए यहाँ तक, तो यहाँ पे हो जाएगा वो A, ओके। तो अब हम देखते हैं ये जब परपेंडिकुलर हैं आपस में तो इनका रिलेशन क्या होता है। तो देखें अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन रहा है C - D ओवर A, बिल्कुल उस जैसा बन रहा है। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ यानी M1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जी देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा M1 मल्टीप्लाई M2 जो कि इक्वल होगा -B, ठीक है, सॉरी इसका जो हो जाएगा राइज और रन के लिहाज से वो थोड़ा चेंज होगा।